मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज़ पर गाया नहीं जाता। दोस्तों, मोहब्बत धूप भी है, छाँव भी, मोहब्बत ख्वाब भी है, हकीकत भी, मोहब्बत सुबह भी है, शाम भी, मोहब्बत लम्हा भी है, सदी भी, मोहब्बत ज़मीन भी है, आसमान भी, मोहब्बत फ़ना भी है, बका भी, मोहब्बत बंदा भी है और खुदा भी। यानी मोहब्बत कुल जहान है, मोहब्बत सारा आलम है और मोहब्बत पूरी कायनात है। और दोस्तों, वो खुश नसीब हैं जो मोहब्बत का दामन थाम कर, मोहब्बत की उंगलियां पकड़कर, मोहब्बत का जीना चढ़कर और मोहब्बत का सिलसिला पहचान कर मोहब्बत का रिश्ता कायम करते हैं, मोहब्बत में एक होते हैं, मोहब्बत को अपनी सांसों में छिपा लेते हैं, घर बसा लेते हैं। मोहब्बत का दुश्मन सारा जहां है, मगर सबके दिल में मोहब्बत जवां है। कभी क़हक़हे हैं, कभी शोखियां हैं, कभी इसके लब पर आहो फुगां है। कभी चीखती है तो हिलती है दुनिया, कभी ये खुदा की तरह बेज़बां है। कभी इसने रखे कदम आसमां पर, कभी इसकी खातिर झुका आसमां है। मोहब्बत के दम से है सारी खुदाई, मोहब्बत यहाँ है, मोहब्बत वहाँ है। मोहब्बत का दुश्मन सारा जहां है, मोहब्बत का दुश्मन सारा जहां है, मोहब्बत का दुश्मन सारा जहां है। आइए अब ऐसी ज़िंदगियों से मुलाकात करें जिन्होंने मोहब्बत की खातिर हर रस्म ठुकरा दी, प्यार की खातिर हर रिश्ता तोड़ दिया और इश्क के लिए हर ताल्लुक़ भुला दिया। जुगल साहब, आपका भारती साहिबा के साथ मोहब्बत का सिलसिला कब शुरू हुआ और कैसे? ये सन 1995 में हम दोनों की मुलाकात हुई है। कहाँ? मेरे ऑफिस में। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल हॉस्पिटल में हूँ, जी। तो वहाँ इनकी कोई फ्रेंड मेरे पास लेके आई थी, कुछ इनकी प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ पे हम दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। आपने जब पहली बार इन्हें देखा तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि शायद ये मेरे इनके साथ ही सारी ज़िंदगी काटनी है? सच्चाई तो ये है कि मुझे पहली बार ही जब मैं इनसे मिला था तभी ऐसा लगा था। पहली नज़र में? पहली नज़र में। तब मुझे ये नहीं पता था कि ये कौन है, किस परिवार से बिलोंग करती हैं, क्या है, कुछ नहीं ऐसा। लेकिन मैंने इनको प्रपोज भी यही बात की थी। भारती जी, आपने भी जब इनसे वो पता पूछा था कहाँ जाऊं, जब आप भटक गई थी, तो लगा था कि कुछ दम है इनमें? तब नहीं। उस वक्त नहीं लगा था? आपने घर में बता दिया था कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, शादी करूँगी? पहले मैंने अपनी मदर को बता दिया था। मदर ने कहा ऐसा नहीं होगा क्योंकि पापा मानेंगे नहीं, जो हमारा अपना है कल्चर जो भी है उसके अगेंस्ट वो जाएंगे नहीं। फिर क्या हुआ? फिर पापा ने बोला कि अब तुम्हारा कहीं जाना वाना सब बंद हो जाएगा, इसके बाद तुम घर में बैठो, कहीं नहीं जाओगे। मैं बिल्कुल घर में बंद कर दी गई थी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? शादी कैसे की? भाग के की? क्या किया? मैंने इनसे सीधी सी एक ही बात रखी कि आपको अगर मुझसे शादी करनी है और मेरे साथ रहना है तो वो इस फैमिली के अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनकी फैमिली वाले कभी भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैंने उस तरीके से अरेंजमेंट करके शादी कर ली। भारती साहिबा, आपकी तरफ से कोई नहीं आया? कितना अरसा हो गया आपने घर नहीं गई? 2 साल। 2 साल हो गए। अपने घर वालों से मिली भी नहीं, किसी से भी? क्या लगता है आपको भारती जी, वो कभी माफ नहीं करेंगे आपको? इस प्रोग्राम के जरिए कुछ कहना चाहती हैं उनसे? बहुत प्यार करती हैं उनको? हर समय याद आती है उनकी। आप कुछ कहना चाहते हैं जुगल साहब? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, उन लोगों का बहुत मान है मेरे अंदर और मैं उसे कहीं भी किसी भी जगह कम नहीं करना चाहता। मैं इनके घर वालों को पाऊँ, ये मेरी खुशकिस्मती रहेगी। ये भी हो सकता है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो आ जाएं? अगर वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद इनसे मिलते हैं तो मैं आपका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा कि आपने मेरी ज़िंदगी में और मेरे परिवार के लिए इस प्रोग्राम में बहुत कुछ किया। अगर वो इनको अपनाते हैं तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआएं हैं आपके साथ, हमारी कोशिशें हैं। हम
वादा तो नहीं करते मगर कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप सब लोग मिल जाएं। जाने क्या आपकी आंखों ने कहा है हमसे, आजकल शहर में हर कोई खफा है हमसे। दोस्तों, खुदा करे कि इनके प्यार की शिद्दत को पहचान कर, इनकी मोहब्बत की इंतहा को जानकर, इनके इश्क की अजमत को मानकर, प्यार में सरशारज जोड़े के खफा रिश्ते, नाराज़ रिश्ते, जुदा रिश्ते, इन्हें दोबारा अपना लें, इन्हें अपने पास बुला लें, इन्हें गले लगा लें। दोस्तों, हमारे बीच अब्दुल महबूब साहब भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान की जानी मानी संस्था स्नेही से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और कुछ बातचीत करें। अब्दुल साहब, ये जो मोहब्बत की शादी है, ये धीरे धीरे गुनाह क्यों बनता जा रहा है? ऐसा लगता है कि आपने गलती कर ली, मोहब्बत कर ली। देखिए, आप देखिए, समाज तो अपने आप में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है और दो इंडिविजुअल कितना छोटा इंस्टीट्यूशन बनता है। तो अब इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के खिलाफ दो इंडिविजुअल को खड़ा होना, ये अपने आप में बहुत बूते की बात है। तो इसलिए ये समाज का जो पिछले हज़ारों साल में जो ये पूरा फ्लो जो डेवलप हुआ है, जो कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे, हर लेवल पे जो ये और इतना सशक्त हो गया, इतना मजबूत हो गया है, तो इसको जो लोग भी तोड़ेंगे उनको परेशानी तो होगी ही होगी। आप स्नेही के साथ जुड़े हुए हैं बहुत अरसे से, और स्नेही एक इतनी अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो काउंसलिंग में अव्वल नंबर पर आती है। बहुत से केसेस आते हैं आपके पास? बहुत इस केसेस तरह आते हैं, दर्जनों। देखिए, उसकी कई वजह हैं। एक तो समाज का जो पैरामीटर है वो एक बहुत बड़ा वजह है। दूसरा, जो हमारे पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से समाज खुला है, इन्फॉर्मेशन के राइट के नाम पे जो पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है और एक नई ज़िंदगी की जो सोच पैदा हो रही है, तालीम हासिल हो रहे हैं, बहुत सारे लिटरेचर ऐसे डेवलप हो रहे हैं जहाँ हमारा क्या कहते हैं, मगरिब का बहुत बड़ा उस पर असर हो रहा है और इंसान उस तरह से खुल रहा है। और समाज हमारा तो उतनी जल्दी नहीं खुलता है ना। समाज के जो पैरामीटर बने हुए हैं, ये अरसे लगते हैं इनको तोड़ने में या इनको चेंज होने में या इम्प्रूव होने में। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। आगे चलकर आपको क्या लगता है अब्दुल साहब, क्या होगा, क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरह का जो हम ट्रेंड पा रहे हैं और जिस तरह के ख़ासकर नौजवान जो परेशानियों को लेके हमारे काउंसलिंग सेंटर में आते हैं, मुझे तो लगता है अगर समाज का जो ताना बाना है और ख़ासकर आप देखें इशूज़ पे, समाज बहुत ही सशक्त है, मौत पे और शादी पे। उसमें आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर डालेंगे तो वो क्योस तो होगा ही होगा, और मुझे लगता है ये क्योस बढ़ता जा रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल अब हो रहा है ऐसे लव मैरिज भी कितना सस्टेन करेगा और अरेंज मैरिज कितना सस्टेन करता आया है, जो हम आपके सामने हैं। आप अब्दुल साहब, हमारे जो जवान दर्शक हैं और जो उनके माँ बाप हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे इस प्रोग्राम के ज़रिए? नौजवानों से तो मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो बहुत से केसेस में और ख़ासकर ये आम होता जा रहा है, लव मैरिज में ये जब आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो बहुत सारे बेसिक्स पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो उनके नेचर का हिस्सा है, जो उनके ग्रोथ का हिस्सा है। और वो जब आप एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में जब आप घुसते हैं, तो हर हिंदुस्तानी लड़का जो है वो हिंदुस्तानी मर्द शौहर बन जाता है जी। और हर हिंदुस्तानी लड़की जो है वो वेस्टर्न वाइफ रहना चाहती है। यानी वो अपनी इक्वलिटी और अपनी जो लाइफ स्टाइल और सर्विंग और पूरा जो पूरी ज़िंदगी की, रोज़ की ज़िंदगी की, देही ज़िंदगी की जो बंटवारे हैं इक्वल लेवल पे, वो डिमांड करती है। और लड़का कहता है मैं तो शौहर बन गया। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने तजर्बे से या आप हमारे सेंटर के तजर्बे, जो डेटा हमारे पास हैं, से अगर आप किसी रिश्ते में दाखिल हों, खासकर लव में जिसको नाम देते हैं, अपने बेसिक्स पे कंप्रोमाइज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम जानते हैं आप हमें उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रही तो यकीनन हम अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में, अपनी मुहिम में कामयाब होंगे। अब अगर आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए अब मुलाकात करते हैं एक ऐसी ज़िंदगी से जो अपने साथी के बिना अधूरी है, अकेली है, नामुकम्मल है, बेचैन है, बेकरार है। आइए बात करते हैं लवनीत कौर साहिबा से और उनकी मुश्किलों में शामिल होते हैं। लवनीत साहिबा, आपने और इंदरपाल सिंह साहब ने प्यार किया? जी, बहुत ज़्यादा प्यार किया करा तभी शादी करी। और फिर शादी भी की। अब क्या मुश्किल है? माय पेरेंट्स इन लॉ। आपके पेरेंट्स इन लॉ
मानते नहीं हैं? नहीं, मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो थोड़ी अगेंस्ट थी मैरिज के। मेरे फादर इन लॉ सपोर्टिव रहे हैं मेरे साथ, और वो लोग हमारे घर में आए। जिस दिन वो हमारे घर में आए थे उसी दिन मेरी मदर को मालूम चला कि मेरा अफेयर चल रहा था उनके अच्छा। साथ। और उन्होंने आपको देखा, पसंद किया? नहीं, उन्होंने सिर्फ जनरली कहा कि हमारा बेटा और आपकी बेटी का अफेयर है एंड दे वांट टू गेट मैरिड टू ईच अदर। अगर आप चाहते हो तो ठीक है, हम सिंपल मैरिज कर देंगे। उन्होंने ये बात बोली, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा। We were married in a gurdwara in presence of my mother, his father and few family members like his नॉट हिज मदर? not his mother. आपकी मदर इन लॉ तब भी नहीं आई? नहीं आई थी। लवनीत साहिबा, कभी आपने सोचा कि आप अपनी मदर इन लॉ से छोटी हैं, वो आपकी माँ की तरह हैं? बहुत सोचा। आप उनके पास जाके उनके पाँव छूती, हाँ उनसे जी, छुए, कहती? माफ़ी भी मांगी, सॉरी भी बोला, रोई भी, बट उन्होंने कभी शायद सिर पे हाथ रखा ही नहीं। दोस्तों, इंदरपाल सिंह साहब के घर वाले भी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे मुलाकात करें और पता लगाएं कि आखिर दो दिलों के मिलने पर उन्हें क्या शिकायत है। सरदार साहब, सरदारनी साहिबा, क्या सच है? सच ये है जी, कभी हमारे घर में ये लड़की घुसी नहीं, ना शादी के पहले ना शादी के बाद। कभी आमने सामने आज बैठे हुए हैं, कभी आमने सामने भी हम नहीं बैठे। पता नहीं क्या नाटक कर रही है, मुझे समझ नहीं आता। शक्ल भी नहीं देखी, आज देखी है मैंने। आज शक्ल फर्स्ट टाइम इतने पास से शक्ल देखी है, कभी शक्ल भी नहीं देखी इनकी। हमारे घर में कभी एंटर भी नहीं करी है, हमारे घर के कमरे तक नहीं मालूम कि कितने हैं। लवनीत, क्या ये सच है कि आप इनके घर में कभी नहीं गई? सर बिल्कुल झूठ है। कभी देखा अब ही नहीं इन्होंने तो मैंने, यहाँ तक बिल्कुल डिनाई भी। कर दिया था कि मैरिज ही एग्जिस्ट नहीं करती। गुरुद्वारा वालों ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया मैरिज का। ये उसको अपने साथ ले गए किसी गुरुद्वारे में, पता नहीं फेरे हुए हैं, ना हम गए हैं, ना इनकी मदर गई हैं, ना कोई दोस्त गया है, कोई रिश्तेदार नहीं गया, सिर्फ ये लड़का लड़की दोनों थे। वहाँ इन्होंने किसी की शादी करी, कोई फोटोग्राफर नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ का। मैं क्या प्रूफ दूँ, वही तो मैं कहती हूँ। मेरे पास आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई हैंड। इवन जो सर्टिफिकेट हमने लिया है, हमें मालूम है कितने मुश्किल से हमने गुरुद्वारे वालों से सर्टिफिकेट लिया है। उसके 2 दिन बाद जब मैंने अपने घर में सफाई करी या देखा तो मेरे अबॉर्शन पेपर्स वे मिसिंग फ्रॉम माई होम, हिज पासपोर्ट वॉज मिसिंग, माई मैरिज एल्बम वॉज मिसिंग, माई मैरिज कैसेट वॉज मिसिंग। यानी और लड़के ने आके मुझे कहा कि मैंने शादी कर ली है। मैंने कहा बेटे बहुत अच्छा किया, शादी कर ली है, अपना घर बसाओ। मैंने उनको एक मकान किराए के ऊपर लेके दिया पास कॉलोनी में। मैं हर महीने खाने के लिए देता रहा उनको। उसकी जमानत नहीं होने दी इन्होंने। अब कहाँ है इंदरपाल? अब ये हमें भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ पे है। इनसे डर के भागा हुआ है कि जैसे भी इन्होंने जुलाई में बंद करा दिया था अपने आप को चोट पहुँचा के, या जैसे भी वो डरा हुआ है कि दोबारा बंद ना करा दे। इनसे दूर रह के सेफ है वो। लवनीत, कोई केस भी किया हुआ है इनके ऊपर? इट वॉज बिकॉज लेटर ऑन 4 महीने तक तो माई हस्बैंड वॉज ओके फ्रॉम मी। जो थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम्स इन लॉज की तरफ से थी, आई वॉज इग्नोरिंग दैट प्रॉब्लम्स। ही वॉन्टेड मी टू साइन एन एफिडेविट which he told me that his father has told, his mother and father has told कि उससे sign करा लाओ, stating that we were never married, we were staying as a living couple relationship and I never had any pregnancy, we won't share any relationship mere friendship in the near future. And उसके अलावा he started keeping a pistol and he started torturing me with that. मार पिटाई शुरू कर दी। They started giving me some tablets, उसके थ्रू ही मेरा abortions वगैरह करवाए। और इतना कुछ करने के बावजूद मैंने फिर भी हाथ पैर जोड़े। मैंने बहुत कुछ कहा इनको। मैंने कहा था अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, आई विल स्टैंड माई सेल्फ जैसे भी होगा। एंड जो इन्होंने डिमांड्स करी, जो कुछ बोला, आई डोंट हैव द प्रूफ फॉर इट बट ऑफ कोर्स दे डिड इट एंड देयरफॉर आई वाज फोर्स्ड टू डू टेक सच अ स्टेप। हमारा तो लड़का भी क्या साथ में उल्टा ही हिसाब हुआ हमारे साथ। लोग लड़कियां देते, ये लड़का भी दिया, दहेज भी दिया, बुरे भी बने। आपको क्या लगता है इस कहानी का, इस किस्से का क्या आखिर होगा, क्या अंजाम होगा? इसका ये अंत तो मैं दोनों तो पे ये ही है, समझता लड़का हूँ लड़की। कि लड़का अगर चाहे और लड़की चाहे तो दोनों बच सकते हैं, मगर शर्त यह है कि ये प्यार करें, बदला लेने की कोशिश ना करें। ऐसा कुछ मुमकिन है कि जो भी आपकी गलतियां हुई हैं या इनकी हुई हैं उनको सॉल्व कर दिया जाए? सर मैंने तो हमेशा पहल करी है सॉल्व करने में और आज भी करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक घर में होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर एक की होती है। दे आर पेरेंट्स, हम बच्चे, हम गलतियाँ करते हैं तो उनका हक है माफ़ करने का। ये नहीं मैं कहती, कुछ मेरी भी गलतियाँ होंगी, ठीक है, मानती हूँ मैं इस बात को, लेकिन मैं इतनी तो गलत नहीं हूँ कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। मोहब्बत करने वालों को जो देखा तो बुरा देखा, किसी की आंख में आंसू, किसी को गमज़दा देखा।
दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी ज़िंदगी मौजूद है जिसे मोहब्बत के दुश्मनों ने, मोहब्बत के मुखालिफों ने, मोहब्बत के हासिदों ने बहुत सताया, बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया। कमलजीत साहब, आपके इश्क ने पूरे पंजाब को और पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। आपका और हरप्रीत का प्यार कब और कैसे शुरू हुआ था? मैं और हरप्रीत एक ही गांव के हैं और हरप्रीत वहाँ अपने ही स्कूल में 9th क्लास में पढ़ती थी। उनका मम्मा का स्कूल है बीबी जागीर कौर का। बस उसी दौरान एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। क्या उम्र थी तब आपकी? मेरी उम्र 18 के करीब हो गई और वो कितने बरस की थी? 16 के करीब। तो फिर मामला बढ़ता गया। उनके घर वालों को पता चला, उनके घर वालों ने विरोध किया हमारा, ऐसा मत करो। उसकी माँ चाहती थी कि किसी और घराने में उसकी शादी कर दें, बड़े घराने में, क्योंकि मैं उनके मुताबिक बहुत मतलब छोटा स्टैंडर्ड है हमारा। वो काफ़ी बड़ी हैसियत है उनकी, हस्तियाँ एक पंजाब की। तो इसका एक अंकल था, वो तो बात बात पर रिवॉल्वर निकाल लेता था। अगर उसे मिली तो उसे भी मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। आपने कभी नहीं सोचा था कि वो आपको छोड़कर या आप उसको छोड़कर? ऐसा तो कभी हो ही चले नहीं गए। सकता। मतलब इन्होंने इतना डराया, उसे मारा भी, तो उसने तब मेरा साथ नहीं छोड़ा। इतने दिन उसे 1 महीना बंद रखा, भूखा रखा, मारते रहे। नौकरों के कमरे में उसे बंद करके रखते थे। तो वहाँ से भागकर वो मेरे पास आई। उसके बाद मैं उसे लेकर यहाँ दिल्ली के पास छोटा सा मतलब गांव, वहाँ आ गया। वहाँ हमने जागीरकोट को फ़ोन किया वहाँ से, तो ये रोने लगी। मतलब पूरा नाटक किया इसने कि तुम वापस आ जाओ, मैं आपकी शादी कर दूंगी, ये वो, मतलब आप साथ रहना, इकट्ठे रहना, जो शर्त आप रखेंगे मुझे मंजूर होगी, आप घर वापस आ जाओ। बस इसी नाटक को देखकर हम बस वहाँ से वापस चले गए फगवाड़ा। अगर उनकी बातों में आप नहीं आते तो शायद आज ये अंजाम न होता आपकी सबसे मोहब्बत। सबसे बड़ी गलती मेरी अपनी है। फिर मैं उसके रोने धोने में आकर, उसके नाटक में आकर उसे वापस ले गया मौत के मुंह में। फिर कमलजीत साहब, कब आपको ये पता चला कि आपकी मोहब्बत, आपकी बीवी जो है वो ख़त्म हो चुकी? 20 तारीख को पता चला सुबह, 21 उसे मतलब मार कर लिया है गाँव वापस। क्या कहा उन्होंने, क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग हो गई, बीमार थी, ये वो। खाने में जहर दे दिया? हाँ ये तफ्तीश हो गई इस बात हाँ, की? ये तो अब सब कुछ पता चल गया ना। जल्दी जल्दी मतलब 9 बजे के करीब संस्कार भी कर दिया। संस्कार करने के बाद जो अस्थियाँ वो 1-2 घंटे के ऊपर पानी मतलब डालकर, जहाँ संस्कार हो रहा है उस पर पानी डालकर जो अस्थियाँ इकट्ठी करके बस जल्दी जल्दी ले गए वहाँ। कोई मतलब सबूत ना रहे यहाँ कुछ भी। फिर उसके बाद मैं 5 दिन तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो उसके बाद फिर सब लोगों ने मुझे हौसला दिया, कहने लगे हम लड़ेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे, जो कुछ हुआ है उसके मतलब जिन्होंने करवाया उनको हम सज़ा दिलवाएंगे। क्या चीज़ ऐसी है कमलजीत साहब जो आपको हरप्रीत की सबसे ज़्यादा याद आती है? सब कुछ उसका तो है। मतलब ऐसी लड़की थी, कोई सोच भी नहीं सकता था उसके बारे में भी, उसे मारने के। इतना अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो, तो उसकी माँ ने उसे ऐसा, पता नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कैसे इन्होंने उसे खाने में जहर मिलाकर मारने के लिए दे दिया। मुझे तो लगता ही नहीं मुझसे दूर है वो। उसकी उसी हौसले से मैं शायद लड़ रहा हूँ अभी तक। नहीं तो क्या सज़ा देना चाहते हैं आप बीबी जागीर कौर के परिवार को, या जिन्होंने भी ये जुल्म किया है? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए उनके साथ? मैं तो चाहता हूँ जिंदा रहे, बस मर मर के जिंदा रहे, इसे मौत ही ना आए, बस जिंदा रहना चाहिए। इसे सारी उम्र इसे जेल में बस बिता देनी चाहिए उसको। कमलजीत साहब, सच्ची मोहब्बत तो खुदा को हिला देती है। जागीर कौर साहिबा तो चीज़ ही क्या है। मोहब्बत जब सुकून ज़िंदगी बर्बाद करती है तो लब खामोश रहते हैं, निगाह फरियाद करती है। दोस्तों, ये ज़िंदगी अपने प्यार के लुट जाने के बाद भी मोहब्बत के मज़ार पर रोशनी कर रही है, चिराग जला रही है, इसे ज़िंदा रख रही है, अमर कर रही है।
यकीनन ये ज़िंदगी तारीफ़ के काबिल है जो मोहब्बत के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सर पे कफन बांध कर बैठी है। दोस्तों, हमारे बीच रश्मि सक्सेना साहिबा भी मौजूद हैं। एक पढ़ी लिखी ज़हीन पत्रकार हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। आपके ख्याल से लव मैरिज की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से तो लव मैरिज में उसको कहूँगी जब एक दूसरे को दो लोग बहुत अच्छी तरह से काफ़ी समय से जानते हैं, एक दूसरे से फिज़िकल अट्रैक्शन है, इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन है, एक दूसरे की कमियों को भी समझते हैं और एक दूसरे की जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको भी समझते हैं, और उसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि जो भी कुछ हो अब हमको साथ ही रहना है जी। और मेरे ख्याल से जब अरेंज मैरिज होती है तो कुछ हद तक ये सब चीज़ें उसमें भी आ जाती हैं। जितने भी केसेस यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से तकरीबन 90% जो हैं उन्होंने अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लिया, जी इजाज़त लेने आए, जी। मगर उन्हें नहीं मिली। ऐसा क्यों हो रहा है? माँ बाप का एक उम्मीद होती है कुछ बच्चों से, उनको जब ये लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है तो वो मेरे ख्याल से इतने बड़े दिल के नहीं होते हैं कि वो ये समझ पाएँ कि हमारी खुशी हमारे बच्चे की खुशी में है, कि फाइनल जो मना भी वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कि भाई उनको ये लगता है कि शायद बच्चे खुश नहीं रहेंगे। पर उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा ये सोचता है कि इसी में उसकी खुशी है तो मुझे उसके साथ चल के देखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ खुश रहेगा, सभी कुछ ठीक रहेगा। अरेंज मैरिज में भी तो जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी तय करते हैं फिर भी काफ़ी कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं कि भाई होपफुली दोनों की पटेगी। तो इसी तरह मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए। आपको लगता है रश्मि जी कि जो मीडिया है उसको जितना रोल अदा करना चाहिए इस तरह के मामलात में वो उतना रोल अदा नहीं करते? नहीं, यहाँ तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अब जैसे जागीर जी, बीवी जागीर का केस है, इसको तो मीडिया ने जैसे ही पता चला बहुत उछाला और मैं सोचती हूँ कि मीडिया का भी काफ़ी इसमें रोल रहा है। अब इसका कारण भी है कि उनका रोल क्यों रहा। अगर इनका नाम बीबी जागीर कौर साहिबा से हटकर कुलवंत कौर होता और वो किसी घर में बर्तन मांज रही होती तो शायद मीडिया उसमें इंटरेस्टेड भी ना होता। नहीं, मेरे ख्याल से इसलिए इसको ज़्यादा उछाला जाता है क्योंकि पॉलिटिशियंस को मीडिया एक रोल मॉडल के तौर पे देखना चाहता है जी। इसलिए उनका क्राइम जो भी उन्होंने किया मेरे ख्याल से वो दुगना माना जाना चाहिए कि एक आप पॉलिटिकल लीडर होकर आपने अगर ये काम किया तो उसको हम लोग ज़्यादा मतलब एक रोल मॉडल के तौर पे उसको पेश करना चाहते हैं कि देखिए अगर ऐसा होगा तो आपके पास चाहे कितना पैसा हो, पोजीशन हो, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। दोस्तों, ज़िंदगी के रेगिस्तान में नफ़रतों की बेशुमार आंधियां हैं, नफ़रतों के लातादाद टीले हैं, नफ़रतों के बेइंतहा सिलसिले हैं, मगर इन्हीं रेगिस्तानों में कहीं ना कहीं मोहब्बतों का गुलाब भी सांसें लेता है, मोहब्बतों का सैलाब भी ठाठे मारता है, मोहब्बतों का इनकलाब भी आवाज़ें देता है। हम मोहब्बत और नफ़रत में से किसको अपनाते हैं ये तो हमारी सोच पर, हमारे नज़रिए पर, हमारे ख़यालात और एहसासात पर मुनहसर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मोहब्बतों का, चाहतों का और हकीकतों का इंतखाब करें, उनका साथ दें, उनके पास रहें।